हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो आज का हमारा क्लास है जो है वो क्लास नंबर 3 रहने वाला है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है वहाँ पर कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो हमारा एक फीटर हो गया, फिर वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और कोपा, साथ ही साथ आपका क्या है कारपेंटर, RAC, डीजल मैकेनिक, ये ट्रेड अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7800366021 पे। ओके, अगर कोई दिक्कत आता है क्वेश्चन वगैरह में, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो आप डायरेक्ट, अगर कभी भी कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर वाला है वो आपका ये है 78003660950। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ना। चलिए, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके लिए स्किल की महत्ता है? ठीक है, किसके लिए स्किल की महत्ता है, तो बताइए किसके लिए आपका स्किल का महत्ता है। तो देखिए, चलिए देखते हैं। ए नंबर वाला ऑप्शन देखते हैं, मिस्त्री। ठीक है, मिस्त्री, ये भी क्या है, आपका स्किल के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, ये भी हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, स्किल के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि क्या हो गया, मिस्त्री कई तरीके के होते हैं, बढ़ई भी होते हैं, ठीक है, जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं। फिर आपका क्या हो जाएगा कि कारीगर भी होते हैं, और भी हैं आपके, मतलब ये जितने भी मैकेनिकल होते हैं इसके अंदर, तो ये भी इनके पास कहीं ना कहीं स्किल है, तभी तो ये अपना वर्क कर पा रहे हैं ना। ठीक है, फिर आपका हो गया प्लम्बर। अब प्लम्बर में क्या होता है, अब जो पाइपों वगैरह का काम होता है ना, जैसे कि कोई आप जाओगे हार्डवेयर की दुकान पे, तो हार्डवेयर की दुकान, एक तो आपका हार्डवेयर दूसरा आ जाता है ना, एक कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा, लेकिन वो नहीं, आपका हार्डवेयर की दुकान पे पाइपों वगैरह का सामान मिलता है, जो घर में अब लगाते हैं, पानी के जो पाइप वगैरह होते हैं, सिंटेक्स हो गया, बेसिन वगैरह में यूज करते हैं वो, तो कहीं ना कहीं इनके पास भी स्किल है, तभी तो ये वर्क कर पा रहे हैं। फिर तीसरा आपका ऑप्शन आ गया IT एक्सपर्ट। IT एक्सपर्ट जैसे कि आपके जो फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, साइबर कैफे वाले हो गए, ठीक है, जो डेटाबेस का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये IT एक्सपर्ट, तो इनके भी पास कहीं ना कहीं स्किल है। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो गए, ये स्किल की महत्ता को बताता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अनुप्रयोग के संबंध में कौन से विकल्प सही हैं, कौन सा विकल्प सही है। चलिए, तो यहाँ पे ए नंबर वाला आपको ऑप्शन क्या कह रहा है, समस्याओं की पहचान। ठीक है, अगर जो भी कोई भी पर्सन है, अगर समस्याओं का जो उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो वो क्या करता है कि उसका सॉल्यूशन निकाल पाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके स्किल के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर समस्याओं के समाधान में सहायता, अगर किसी दूसरे को प्रॉब्लम है और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो ये भी एक स्किल के अंदर ही माना जाता है। फिर आपका हो गया डिजिटल साक्षरता। ठीक है, डिजिटल आपका साक्षरता, अब ये क्या हो गया कि जैसे कि ईमेल वगैरह हो गया, ईमेल करना, आपका सोशल मीडिया पे वर्क करना, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना, जैसे कि आप क्या होता है कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप ये यूज करने के साथ साथ क्या करते हो कि आप इस पे वर्क भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, स्किल के अंदर आ जाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस या फिर उपरोक्त सभी। चलिए, तो आपका तीसरा क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। चलिए देखते हैं, ए नंबर वाला ऑप्शन देखते हैं कि संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करने का हमें तरीका पता होना चाहिए, कैसे हम बात करें, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। मौखिक कौशल, ठीक है, वर्बल स्किल, यानी कि मौखिक, हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, कैसा वर्ड यूज कर रहे हैं, ये भी आपके स्किल के अंदर आ जाएंगे। फिर आपका हो गया सक्रिय श्रवण कौशल। ठीक है, अच्छा, अगर कोई बात अब मान के चलो कि कहीं आप कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल कहीं पे भी पढ़े हो या पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले होंगे, तो आपका क्या है कि अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर उसको क्या होता है, उस क्लास को ध्यान से सुन के फिर उसका एनालिसिस करना, पढ़ना, तो ये भी आपका अच्छा स्किल है। या फिर आप कह लेते हैं कि अगर कोई बात होता है, कोई भी टॉपिक पर बात होता है कि या फिर कोई बोल दे घर में कि आपको ये सामान लेके आना है, ठीक है, मार्केट से, तो आप बहुत लोग होंगे तो भूल जाएंगे कि अरे 10-12 सामान है, लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। बहुत लोगों के क्या होता है कि जो
सुनने का, जो याद करने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो उनको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे ही उनको एक बार बता दिया तो याद हो गया। तो ये आपका हो जाएगा सक्रिय, मतलब अच्छी सुनने का स्किल। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तीनों न कहीं मैच कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सभी ऑल ऑफ दिस, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है कि ई लर्निंग के हाल ही में अत्यधिक प्रचलित होने का क्या कारण है। क्या कारण है, मतलब ई लर्निंग, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ई लर्निंग के बारे में देखेंगे। ई लर्निंग क्या है, तो ई लर्निंग हम जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं ना, आप स्कूल में नहीं जा रहे हैं ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप जो भी चीज़ें आप नॉलेज में ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जा रहा है। स्टडी मटेरियल में पीडीएफ, मॉक टेस्ट, कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि मतलब हम कहीं से भी कभी भी हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें हैं हम सर्च करके हम उसको देख सकते हैं। तो ये आ जाता है ई लर्निंग। ये आपका कब शुरू हुआ था, तो कब हुआ था, लॉकडाउन के टाइम, यानी कि कोविड-19 के टाइम ज़्यादा यूज हुआ था कि आपके घर बैठे बैठे क्या होते थे, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू हो गए थे। ठीक है, तो उस टाइम इसका ज़्यादा यूज़ होने लगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी, ये सुनामी तो होगा ही नहीं, ये सरकारी योजना ये भी नहीं है, और डी इनमें से ये तो डी वाला खुद ही नहीं है, तो आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कि ई लर्निंग में थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं कि जो वर्तमान में जो भारत में ई लर्निंग का क्या हुआ था, विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल हैं वो है, आपको बता देती हूँ कौन कौन से। एक तो आपका आ जाता है भारत स्किल, अगर आप लोग आईटीआई या फिर आगे सीआईटीएस भी करने वाले होंगे तो भारत स्किल का आपको बार बार नाम सुनने को मिलेगा। निम्मी का बार बार नाम सुनने को मिलेगा, निम्मी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। निम्मी की वेबसाइट है, निम्मी की वेबसाइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, निम्मी की वेबसाइट पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एक तो भारत स्किल हो जाता है, और एक आपका हो जाता है निम्मी। ठीक है, दो आपके वेब पोर्टल हैं। ठीक है, अब देखिए कि अब ये कहाँ से होता है, जो NSQF है ना आपका, तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाते हैं कि इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं NSQF का। NSQF इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो क्या है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये भी आपके आ जाएंगे, हो सकता है कि फुल फॉर्म आपका पूछ दे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो आप ये ITI, अब अगर एक चीज़ और है ITI, फिर CTI। अब ITI, तो ITI को पहले हम क्या बोलते थे, CTS बोलते थे। ठीक है, CTS बोलते थे, और CTI को आप पहले क्या बोलते थे, CITS। ठीक है, CITS। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या कह रहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई लर्निंग के अंतर्गत निम्न में से कौन से साधन सम्मिलित किए जाते हैं, कौन से साधन सम्मिलित किए जाते हैं ई लर्निंग के थ्रू। तो जब आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो क्या आपको वहाँ पे नोट्स नहीं अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ई बुक आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर उसमें ऐड होते हैं, तो उसको आपको ई बुक हो गया। पीडीएफ भी मिल जाते हैं, नोट्स के तो पीडीएफ ही मिलते हैं आपको, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ऑडियो है, तो ये आपको ऑडियो भी मिल रहा है, तो आपका तीनों ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, तो आपका तीनों ऑप्शन सही हो रहा है, तो तीनों ऑप्शन जब सही हो रहा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ऑनलाइन रोजगार कौशल कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन कौशल की बात किया है। ठीक है, आप कहीं पे भी रहिए ऑनलाइन आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आप क्या करना होता है, कुछ पेमेंट करना होता है, फिर उसके बाद आपके एक्टिवेट हो जाते हैं कोर्स। वहाँ से आप क्या घर बैठे आप कहीं पे भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो घर से, ठीक है, केंद्र से
लेकिन अभी ये तो ठीक है, घर से भी कर सकते हैं, केंद्र से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा बेस्ट है आपका जो ऑप्शन है, तो आपको ये दोनों कैंसिल करना होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहीं से भी, कभी भी। ठीक है, विद्यालय से, ठीक है, ये तो आपका सिंगल ऑप्शन है, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है ये सबको इंक्लूड कर दिया, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए हैं, किस देश से ग्रहण किए गए हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे ए वाला। ठीक है, ए वाला ऑप्शन देखेंगे तो ए वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सबसे पहला जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन आपका, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता आपका लिया गया है ब्रिटेन से। और आपका नागरिकता जो है वो कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 2 में आता है। किस में, पार्ट 2 में आता है। अब पार्ट 2 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल को रखा गया है, तो पार्ट 2 में आपका रखा गया है 5 से लेके 11 तक आर्टिकल को रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं आयरलैंड, आपका आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से आपका क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन क्या हो रहा है कि सही हो रहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और ये कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 में। अब पार्ट 4 में कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल है, तो पार्ट 4 में कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल है, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसमें आर्टिकल है। ठीक है, अब देखिए फ्रांस की बात कर रहा है, फ्रांस, अब फ्रांस से क्या लिया गया होगा, तो फ्रांस से हमारा क्या लिया गया है, फ्रांस से आपके जो प्रस्तावना में है, जैसे कि प्रस्तावना की बात नहीं करेंगे, स्वतंत्रता हो गया आपका, भाईचारा, बंधुता हो गया, ये सारी चीज़ें आपके फ्रांस से लिया हो गया। ठीक है, स्वतंत्रता लिख लेते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, अब रूस से क्या लिया गया है, रूस से आपका क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कहाँ से, रूस से लिया गया है। अब इसमें एक आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो ये पार्ट 4A है, जो भाग है, भाग 4A है। अब इसमें कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, तो 51 का ए आर्टिकल आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा आपका कौन सा क्वेश्चन है, तो आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है, 8वां नंबर वाला है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, किस भाग में आपका उल्लेखित है, चलिए देखते हैं। तो भाग 1 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 2 में यानी कि पार्ट 2 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 4 से लेके 11 तक। फिर भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके कहाँ तक, 36 तक। फिर आपका भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल, तो आर्टिकल नहीं, आपका 12 से लेके 35 तक है, और भाग 4 में आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, आपका 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो भाग किस भाग में उल्लेखित है, तो भाग आपका कौन सा हो जाएगा बताइए। तो भाग आपका इसके पहले वाले जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें कहाँ पढ़े थे, तो भाग आपका कौन सा हो जाएगा, 36 से लेके 51 तक। ठीक है, भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक।
राज्य के नीति निदेशक तत्व। ओके, भाग टू में क्या आ जाएगा? तो आर्टिकल 4 से लेके 11 तक तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, आपका नागरिकता का बात किया है। ठीक है, और भाग 3 की भी देख लेते हैं। तो भाग 3 में क्या है आपका? मूल अधिकार। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है कि 9वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो किस देश का है? सभी को पता होना चाहिए, हमारा भारत का। ठीक है, हमारा भारत का है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। चलिए, तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारा संविधान है वो क्या है कि सबसे बड़ा है भारत में। क्योंकि इसमें क्या बात किया है आपका, इसमें आपके 3 अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इसको और भी देखना है डिटेल में तो देख लेते हैं क्या करना है। चलिए, तो इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये अंग है। तो विधायिका में क्या होता है आपका? विधायिका में क्या होता है? तो ये कानून बनाने का काम करते हैं। कौन? विधायिका कानून बनाने का काम करते हैं। कानून बनाने का काम करते हैं। और कार्यपालिका क्या करते हैं? कानून लागू करने का काम करते हैं। कानून को लागू करने का काम। कानून को लागू करने का काम। और आपका न्यायपालिका क्या करते हैं कि कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करने का काम आपका कौन हो जाएगा? न्यायपालिका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कौन सा है? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल कितनी अनुसूचियां हैं बताइए? ए है 8 अनुसूचियां हैं, 10 हैं कि 12 हैं कि 15 हैं? कौन सा कितनी अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान समय में? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके पहले कितनी अनुसूचियां थी? हमारे 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, हमारी कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। अब कितनी है हमारे? 12। तो वर्तमान समय में कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, पहले हमारे 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और आपके कितने थे? 22 भाग थे। 385 कितने थे? 395। हाँ, 395 आपके आर्टिकल थे, यानी कि अनुच्छेद थे। तो ये सारी चीजें लिख लो आप लोग। 22 भाग थे, 22 भाग, और 395 आपके कितने थे? आर्टिकल थे। आर्टिकल। और इस टाइम कितने हैं आपके? 12 अनुसूचियां हैं और आपके 25 भाग हैं। भाग अनुसूची, ये वर्तमान का है। और आपके आर्टिकल कितने हो जाएंगे? तो आर्टिकल आपके इस टाइम कितने हैं? 448, यानी कि 448 आपके क्या है? आर्टिकल है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे आपका क्वेश्चन है पर्यावरण से रिलेटेड। तो पर्यावरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है आपके किसके अंदर है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। क्योंकि इसमें भी आपका क्या है? वन आपके जो पेड़ पौधे उनको भी सुरक्षा का जरूरत होता है। तो पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन जीवों की सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है?
किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपका ए वाला ऑप्शन देखते हैं। आर्टिकल ए में आपका क्या कहता है? तो आर्टिकल ए में आपका कह देता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इसमें क्या है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक इसमें क्या बात किया गया है कि कृषि, ठीक है, जो कृषि होते हैं ना उनकी बात किया गया है, और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। और एक चीज इसमें है कि गौ हत्या पे रोक, ठीक है, गौ हत्या पे रोक, गौ हत्या पर रोक लगाया गया किस आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल 48 के थ्रू गौ हत्या पे रोक लगाया गया, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? बी वाला, कि आपका बी वाला कह रहा है कि अनुच्छेद 49 में आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्मारकों का, ठीक है, जो भी आपके स्मारक थे ना, आपके स्मारक और मंदिरों की सुरक्षा, देखभाल। अब आर्टिकल आपका 48 क्या कहता है? आपका आर्टिकल 48 क्या कहता है? तो इसमें आपका कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है, 48A है यहाँ पे, पर्यावरण का सुरक्षा की बात यहाँ पे किया गया है। किसमें? आर्टिकल 48 में। आगे कौन सा आपका आर्टिकल आ जाता है? तो आपका आर्टिकल आ जाता है अनुच्छेद 51। अब आर्टिकल 51 आपका क्या कह रहा है? तो आपका आर्टिकल 51 कह रहा है कि राज्य में जो भी राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का यहाँ पे बात किया गया आर्टिकल 51 में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ये आपका सही हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन क्या कहता है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि राष्ट्रपति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का प्रावधान, राष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देख लेते हैं। आर्टिकल ए, आपका आर्टिकल जो 52 है, यहाँ पे राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 54 आपका क्या कहता है। तो आर्टिकल आपका 54 कहता है कि भारत में क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया की परिभाषा दिया गया है यहाँ पे। किसमें? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया का परिभाषा दिया गया है। और आर्टिकल 61 में क्या बोला गया है? तो आर्टिकल आपका 61 में बोला गया है कि जब राष्ट्रपति कोई उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग चलाने का बात किया गया है। किसमें? आर्टिकल 61 में। और फिर आर्टिकल 62 में आपका क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति की जो पद होता है उसको, राष्ट्रपति का जो पद है वो अगर रिक्त है तो उसको भरने का बात किया गया है। किसमें? आर्टिकल 62 में बोला गया है। चलिए तो आपका ए वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये तो सबको पता होना चाहिए, है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो कितना एज होता है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो आपका कितना एज होना चाहिए? 25, ठीक है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनके लिए भी आपका कितना होना चाहिए? 25, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25। अब देखिए, और उपराष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए? उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उनका एज कितना होना चाहिए? तो उनका एज होना चाहिए आपका 35। उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उनका एज होगा 35। चलिए तो आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका क्वेश्चन?
तो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित होकर अपनाई गई है? संसदीय प्रणाली बोल रहा है ये, तो कौन से देश से अपनाई गई है? चलिए बताइए। ए नंबर वाला ऑप्शन कह रहा है ब्रिटेन, बी नंबर वाला ऑप्शन कह रहा है कि आपका कौन सा अमेरिका, सी नंबर वाला आपका ऑप्शन कह रहा है फ्रांस और डी नंबर वाला आपका ऑप्शन कह रहा है रूस। तो कौन से संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई है, प्रेरित होकर अपनाई गई है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर से, ठीक है। ए नंबर है आपका ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइफ का प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, इसका बहुवचन की बात किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, यानी कि एक वचन हो गया, बहुवचन की बात। तो हमने क्या पढ़ा था नंबर ऑफ नाउन में, संज्ञा के वचन में हमने रूल नंबर 5 में क्या पढ़ा था कि अगर आपका क्या है कि ई के पहले नहीं, रूल नंबर 5 में ही हमने पढ़ा था कि अगर क्या होता है कि नाउन के अंत में क्या होता है कि आपका ई, नाउन के अंत में ई या फिर एफ ई आता है, तो उसको हटा के क्या लगा देते हैं, उसको हटा के हम लगा देते हैं VES, ठीक है, उसको हटा के लगा देते हैं हम VES। तो देखिए किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में FE को हटा के VES लगा दिया गया है, तो कौन से ऑप्शन में हो गया, आपका ए नंबर वाले ऑप्शन में हो गया, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ नाउन के अंदर है, हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा है नंबर ऑफ नाउन के अंदर, नंबर ऑफ नाउन के अंदर क्या रूल नंबर 5 में बताया गया है कि अगर नाउन के अंत में, ठीक है, संज्ञा के अंत में एफ ई या फिर एफ आता है, FE या F आता है, तो उसको हटा के ऐसे लिख देती हूँ, बोल रही हूँ, हटाकर VES लगा देते हैं और इनके स्पेलिंग में भी चेंजिंग आ जाता है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी बदल जाती है। तो कनाइफ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कनाइफ, तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईडी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो एक तो आपका हो गया फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, कारपेंटर, RAC, डीजल मैकेनिक। अब ये ट्रेड तो है ही, आपको ट्रेड तो पढ़ने को मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS और ES यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास इसके साथ आपको फ्री में मिलने वाले, साथ ही साथ बहुत सारे आपको क्या होने वाले, मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। अब मैक्सिमम जो ट्रेड है उसके हमारे हैंड रिटेन नोट्स भी हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम आपके कम है, कम टाइम बचे हैं, 26 दिन या 27 दिन बचे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। और बाकी हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी याद करेंगे। चलिए तो आप क्या करिएगा, नमस्ते आईडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और वहाँ से आप क्या करिएगा, मॉक टेस्ट फ्री में है, उसको जरूर से लगाइएगा आप लोग, और डेली के डेली क्लासेस को अटेंड करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।